सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक ब्रांड वैल्यूएशन। सी, ब्रांड वैल्यूएशन में क्या होगा कि हम पर्टिकुलर कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, एक पे हार्डली एक आधे पेज का कॉन्सेप्ट है एंड इस पेज को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, फिर जो भी क्वेश्चन है इसके सारे क्वेश्चन SM और PM के हम करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊँ तो ब्रांड वैल्यूएशन में, ठीक है, एक वैल्यूएशन के करने के तरीके हैं, दो तरीके तो इधर दे के रखे हैं, बट फिर PM में कुछ अनदर वेज दिखे थे। इलस्ट्रेशन 6 PM का क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेशन 5 में कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, फिर कुछ स्टडी मटेरियल कुछ एक्सट्रैक्ट थे जो नोट डाउन करना जरूरी था, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, बैलेंस शीट और PNL का एक्सट्रैक्ट था तो वो भी इधर डालना ज़रूरी था। तो इस तरीके से जो है अराउंड जो है इसको क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट ये है कि हम ये जो नोट्स करेंगे, ये नोट्स करने के बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन ईज लगेगा हमको करने में, क्योंकि हमने इसी के ही रेलेवेंट बातें हम नोट्स में ही कर लेंगे कुछ हद तक। ठीक है, सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रांड वैल्यूएशन की बात करें तो ब्रांड में भी जनरेटेड में भी सेल्फ जनरेटेड और एक्वायर्ड। तो या तो सेल्फ जनरेटेड है तो ब्रांड में भी सेल्फ जनरेटेड और एक्वायर्ड। ठीक है, तो मैंने खुद से जनरेट किया है ब्रांड या मैंने एक्वायर करके रखा है। वैल्यूएशन ऑफ एक्वायर्ड ब्रांड इज गिवन बिलो। अब वैल्यूएशन ऑफ एक्वायर्ड ब्रांड कैसे क्या होगा, आपने प्राइस पे करी तो ब्रांड वैल्यू क्या है, प्राइस पे टू एक्वायर सच ब्रांड। और ब्रांड वैल्यू क्या हो सकती है, PC माइनस नेट एसेट टेकन ओवर। देखो, आपने जो प्राइस पे करी, एक तो वो, या तो इनडायरेक्टली तरीका ये है कि यार असेट जो था उसकी वैल्यू थी 100 करोड़ और आपने परचेस कंसिडरेशन में पे करा है 120 करोड़। तो इस तरीके से जो है हमारा ब्रांड वैल्यूएशन ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो एक्वायर्ड वाला तो बहुत ईजी है। जब सेल्फ जनरेटेड मेथड आता है तो इसमें हमको थोड़ा सा समझना पड़ता है। इसमें बहुत सारे मेथड आ जाती है, जैसे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, पोटेंशियल अर्निंग मॉडल, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और पोटेंशियल अर्निंग मॉडल। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड समझते हैं तो ये तो सिर्फ कॉस्ट ओरिएंटेड चलता है, क्या ब्रांड को बनाने में कितनी कॉस्ट रखी हो वैसे ही बुक करो। ये फ्यूचर, इसकी जो अर्निंग्स है, ये सबको तो देखता ही नहीं है। तो अगर हम बात करें कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या होता है कि ब्रांड वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड इन ब्रांड बिल्डिंग। जो ब्रांड को डेवलप करने में कॉस्ट है, उसकी मार्केटिंग के खर्चे, प्रमोशन के खर्चे, वो तीनों चीज़ें ऐड करके जो है इसकी ब्रांड वैल्यू निकलती है। पर रही बात आती है पोटेंशियल अर्निंग मॉडल की, तो पोटेंशियल अर्निंग मॉडल में क्या होता है, ब्रांड वैल्यू जो उसका मॉडल में जो अर्निंग है, वो अर्निंग में हम ये देखते हैं कि आगे कितना पोटेंशियल है इस ब्रांड में, उसके हिसाब से इसका वैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो आगे कितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से इसका वैल्यूएशन होता है। तो ऐसा है, तो पोटेंशियल प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ब्रांड और कैपिटलाइजेशन फैक्टर। तो पोटेंशियल अर्निंग मॉडल में क्या है, प्रॉफिट अराइज ड्यू टू ब्रांड डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर। तो जो भी प्रॉफिट अराइज हुआ है ब्रांड से, डिवाइड करो कैपिटलाइजेशन फैक्टर से, तो ब्रांड वैल्यूएशन आ जाएगा। अब हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट ड्यू टू ब्रांड, अब ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एक्सपेक्टेड रिटर्न ड्यू टू अनब्रांडेड प्रोडक्ट। तो जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट का रिटर्न होता है और आपका रिटर्न है, वो जो लीवरेज, जो बोल सकते हैं, वो जो आपको एक एज मिला है, वो एज को डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन फैक्टर करते हैं, तो इससे हमारा ब्रांड वैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा तरीका, ठीक है, ब्रांड वैल्यूएशन करने का। ठीक है, अब ठीक है, अब ये हो गया हमारा अनदर वे जिससे हम ब्रांड वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू ब्रांड, वो एक तरीका और है कि टोटल प्रॉफिट में से इंटेंजिबल का प्रॉफिट माइनस करो। इंटेंजिबल का प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट में से हम टेंजिबल का माइनस करेंगे तो इंटेंजिबल का प्रॉफिट आएगा। अब इंटेंजिबल के प्रॉफिट में से जो अदर देन ब्रांड के जो इंटेंजिबल है उसको माइनस करके जो पर्टिकुलर इंटेंजिबल आएगा उसमें कैपिटलाइजेशन फैक्टर कर दो। पर कभी ऐसा बाइफर्केटेड नहीं है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट फ्रॉम इंटेंजिबल डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, तो हम वो कर लो, तो एक तरीके से इंटेंजिबल वैल्यू आ जाएगी। अब इंटेंजिबल वैल्यू आ जाएगी, उसमें से दूसरी वैल्यू माइनस करके ब्रांड की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, वो तरीके हैं हमारे पास कि इनडायरेक्टली हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से टेंजिबल से जो प्रॉफिट कमाया है वो माइनस करा है, तो इंटेंजिबल्स के प्रॉफिट है, इंटेंजिबल के प्रॉफिट है। कैपिटलाइजेशन रेट इंटेंजिबल का देकर रखा है, तो इंटेंजिबल की वैल्यू आई, उसमें सारी वैल्यू माइनस करके बची हुई ब्रांड की वैल्यू। एक ही तरीका है। और एक तरीका ये है कि वही अनब्रांडेड प्रोडक्ट के प्रॉफिट को माइनस करके जो आ रहा है वो ब्रांड के प्रोडक्ट
वो ब्रांड की वैल्यू आ जाएगी, तो प्रॉफिट ड्यू टू ब्रांड आ जाएगा। तो पैट माइनस अनब्रांडेड प्रोडक्ट से जो रिटर्न आता है, ठीक है, तो जो है अनब्रांडेड प्रोडक्ट से जो रिटर्न आता है वो उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और तो फिर ब्रांड की वैल्यू आ जाती है। अब अनब्रांडेड प्रोडक्ट में क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट एक्सपेक्टेड रिटर्न ड्यू टू अनब्रांडेड प्रोडक्ट, मतलब इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि भाई टेंजिबल असेट्स हमारे पास है, ब्रांड के अलावा भी बहुत सारी इंटेंजिबल्स है, उनसे जो हमको रिटर्न मिल रहा है वो टोटल रिटर्न में से माइनस करो, तो एक तरीके से वैसा आ जाएगा ब्रांड का वैल्यू। और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो तो एक तरीका है ही हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं ब्रांड वैल्यूएशन के। जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब हम मेथड देखेंगे तो मेथड को बाकायदा नोट्स से लिंक करेंगे कि यार देखो ये पर्टिकुलर मेथड है, ये पर्टिकुलर मेथड को हमने नोट्स में ऐसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। आती बात स्टडी मटेरियल के कुछ एक्सट्रैक्ट की, जैसे कि इलस्ट्रेशन 7, परचेज करी फ्रेंचाइजी टू ऑपरेट बोट सर्विस। हमने एक फ्रेंचाइजी परचेज करी, ठीक है, एक्वायर्ड, राइट, जैसे हमने बोला था क्या था इसमें, हमने एक्वायर्ड ब्रांड है, ठीक है। तो क्या बोला है, ब्रांड फ्रेंचाइजी परचेज करी टू ऑपरेटिंग अ बोट सर्विस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर 1,20,000 एंड एट एन एनुअल फी ऑफ 1% ऑफ बोट रेवेन्यू। तो 1% ऑफ बोट रेवेन्यू, तो ये तो फीस है, तो आपने जो एक्वायर करा है वो लिया जाएगा, तो 1,20,000 जो आपकी कॉस्ट है, ठीक है। प्राइस पेड टू एक्वायर्ड सच ब्रांड, तो इधर लिख सकते हैं टू एक्वायर सच ब्रांड इज रेलेवेंट, हम इसमें एनुअल फीस को नहीं इंक्लूड करते। ओके, ये हो गया हमारा तरीका दूसरा। चलो लिख लिया इधर कि एनुअल फीस वॉन्ट इंक्लूड हियर। दूसरा क्या है, इलस्ट्रेशन 6, मार्केट साइज इन टर्म्स ऑफ अनइनकम्बर्ड बेसिक सेल ऑफ टायर वॉज एस्टिमेटेड एट 8,000 करोड़। मार्केट साइज है इन द टर्म्स ऑफ अनइनकम्बर्ड बेसिक सेल ऑफ टायर वॉज एस्टिमेटेड, तो बेसिक सेल ऑफ टायर 8,000 करोड़ है इन द लास्ट ईयर। चीप चाइनीज इम्पोर्ट अकाउंटेड फॉर 40% ऑफ द बिजनेस। अब जो चाइनीज इम्पोर्ट है वो अकाउंट फॉर 40% ऑफ द बिजनेस और 60% इन वॉल्यूम। अब वैल्यू दे के रखी है 8,000 करोड़ और इम्पोर्ट 40% ऑफ बिजनेस है, 60% वॉल्यूम में है, हमको वॉल्यूम से क्या लेना देना, क्वेश्चन में तो अमाउंट दे के रखा है, तो वॉल्यूम इजंट गिवन इन द क्वेश्चन, हैंस 40% विल बी कंसिडर। जैसे कि इसमें हम 40% कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये सब आपको इलस्ट्रेशंस में वो पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर बात आती है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल। तो क्या होगा कि बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में ऐसे ही होगा, सिंस ये नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट तो है नहीं, तो एसेट अकाउंट में नॉन करंट एसेट में इंटेंजिबल शो हो जाएगा। पीएनएल के एक्सट्रैक्ट में हम क्या दिखा रहे हैं, पीएनएल के एक्सट्रैक्ट में हम इसका अमोर्टाइजेशन भी तो आएगा, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, फिर हमारे जो टोटल रेवेन्यूज में टोटल एक्सपेंसेस में अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस में अमोर्टाइजेशन, ऐसा हम दिखाएंगे इधर। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्सपेंसेस में अमोर्टाइजेशन, नॉन करंट एसेट में इधर अपन इंटेंजिबल्स बता देंगे, ठीक है। तो जो हो गया हमारा ब्रांड वैल्यूएशन। अब जो है हम ब्रांड वैल्यूएशन करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हम ब्रांड वैल्यूएशन की क्वेश्चन हम कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं, समझ में आ जाएगा, स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस चैनल करेंगे, समझ में आ जाएगा कि ये जो नोट्स है वो एडिक्वेट है, इतने ही हमको करने का था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। अब हम ब्रांड के क्वेश्चंस को एबल है सॉल्व करने के। जब हम वैल्यूएशन का चैप्टर ओपन करते हैं स्टडी मैट में, तो हमको ये दिखता है कि देखो कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन दे के रखा है, यूनिट 1 83 पेजेस का है। ये यूनिट 1 ओपन हुआ, कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन, टेंजिबल एसेट का वैल्यूएशन, ये यूनिट 2 है। देन इंटेंजिबल्स का वैल्यूएशन, ये हमारा ब्रांड वैल्यूएशन भी इसमें आ जाएगा। होप्स हो कि इंटेंजिबल्स में गुडविल और ब्रांड को अलग अलग सेपरेट दे के रखा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड दे के रखा है। ये तीसरा हो गया। और फिर ब्रांड वैल्यूएशन, इधर ही आया ब्रांड वैल्यूएशन। ओके, सो बिना किसी देर के ब्रांड वैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। हम समझ ही चुके हैं जो हमको समझने का था इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलो ओके, फॉर्मूला टेकन। ओके, ये क्वेश्चन को काट के रखा था, इजी होगा इसलिए काटा, ठीक है। और बाकी इसके रिलेवेंट हमने नोट्स भी पढ़ लिए होंगे। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ब्रांड, हमको तो वैल्यू ऑफ ब्रांड निकालना है। सबसे पहले ब्रांड का क्वेश्चन देख के हम समझेंगे कौन सी मेथड इधर लगानी चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, लो प्रॉफिट माइनस टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ओके ठीक है, ये वैसा एलिमिनेशन वाला है, माइनस टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है,
आइडेंटिफाइड इंटेंजिबल अदर देन ब्रांड, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% और नॉर्मल रिटर्न ऑन टेंजिबल एसेट 18%, कैपिटलाइजेशन फैक्टर इंटेंजिबल का 25% है, ठीक है। तो समझो, देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2500 है, टेंजिबल इंटेंजिबल से दोनों आया है, दोनों से आया है। हम बात करें अगर, अब हमको ये एक्वायर्ड ब्रांड तो नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ दे के नहीं रखा है, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो समझा है कि कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले हम, ये सेल्फ जनरेटेड ब्रांड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट की तो कोई बात नहीं है, पोटेंशियल अर्निंग में फ्यूचर प्रॉफिट्स की तो कोई बात ही नहीं करी गई है, ठीक है। तो अदरवाइज हम क्या करते कि पैट में से अनब्रांडेड प्रोडक्ट को माइनस करते और उसमें फिर कैपिटलाइजेशन फैक्टर से डिवाइड करते। बट हाँ, एक और वे है कि पैट में से टेंजिबल का प्रॉफिट माइनस करो तो इंटेंजिबल का प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अब टेंजिबल का प्रॉफिट माइनस करो तो इंटेंजिबल का आता है। अब देखा जाए तो पैट हमारा देके रखा था 2500, टेंजिबल फिक्स एसेट है 10,000। अब नॉर्मल रिटर्न ऑन टेंजिबल एसेट 18% है। अगर 18% हम 10,000 पे कैलकुलेट करें, ठीक है, तो 10,000 पे 18% हमारा टेंजिबल का प्रॉफिट माइनस करें तो हमारा है इंटेंजिबल का प्रॉफिट। तो जो भी हमारा प्रॉफिट है 2500 में से 1800 हमने माइनस किया तो 700 हमारा इंटेंजिबल प्रॉफिट आया। अब इंटेंजिबल का प्रॉफिट आया तो अब कैपिटलाइजेशन फैक्टर इंटेंजिबल का है ना, ब्रांड का तो नहीं कैपिटलाइजेशन फैक्टर। ये 700 को डिवाइड बाय 25% तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये 700 डिवाइड बाय 25% होगा तब जाके इसका इंटेंजिबल की वैल्यू आ जाएगी 2800। जब इंटेंजिबल की कैपिटलाइजेशन फैक्टर है इंटेंजिबल का तो 2800 आ जाएगा इंटेंजिबल की वैल्यू। अब इंटेंजिबल की वैल्यू में से आइडेंटिफाइड इंटेंजिबल है अदर देन ब्रांड, 2800 में से 1500 तो अदर देन ब्रांड है, तो 1300 हो जाए हमारा ब्रांड वैल्यूएशन। ब्रांड वैल्यूएशन 1300। चलो समझते हैं। तो पैट दे के रखा है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट दे के रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ टेंजिबल एसेट है 18%। 18% 10,000 पे कैलकुलेट किया, 1800 आया। तो 2500 में से यही है, 2500 में से 1800 माइनस करो, 700 आया। प्रॉफिट अलोकेटेड टू इंटेंजिबल्स, तो 1800 डिवाइड बाय 700, 2500 में से 1800 माइनस किया, 700 डिवाइड बाय इंटेंजिबल्स जो है हमारा 25%, हमारा 2800 आया। 2800 में से 1500 जो है आइडेंटिफाइड इंटेंजिबल से अदर देन ब्रांड। तो ठीक है, आइडेंटिफाइड इंटेंजिबल अदर देन ब्रांड हमने माइनस किया, जो है हमारा 1500, हमने 1500 माइनस किया तो हमारा 1300 हमारी ब्रांड की वैल्यू आई, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है एंड यही इलस्ट्रेशन 5 इधर लिखा हुआ था, उस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पैड में से प्रॉफिट फ्रॉम इंटेंजिबल माइनस किया तो प्रॉफिट फ्रॉम टेंजिबल आया, प्रॉफिट फ्रॉम टेंजिबल माइनस कैपिटलाइजेशन रेट आया तो इंटेंजिबल्स की वैल्यू आई। फिर थर्ड स्टेप में इंटेंजिबल्स की वैल्यू में से आइडेंटिफाइड इंटेंजिबल्स को माइनस करना। ओके, तो इसे ही जो है इस पर्टिकुलर नोट को अमेंड कर दिया था, पर्टिकुलर जो है कमेंट में करा था, पुट इंसर्ट करा था, तो वो उसको अमेंड कर दिया है। तो पैट में से अगर प्रॉफिट फ्रॉम टेंजिबल हटाएंगे तो प्रॉफिट फ्रॉम इंटेंजिबल आएगा, इंटेंजिबल में से डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट करेंगे तो इंटेंजिबल वैल्यू आएगी, इंटेंजिबल वैल्यू में से आइडेंटिफाइड इंटेंजिबल माइनस करेंगे तो ब्रांड वैल्यू आएगा, ठीक है। चेन रिएक्शन था, हो गया वो। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये पीएम में एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 है, हम पीएम को क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। इसमें से एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, ओके, एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन मतलब ये वही क्वेश्चन है पीएम का क्वेश्चन नंबर 9, वो हम पीएम जब करेंगे तो पीएम इसको कवर करेंगे। ये एक्सट्रैक्ट मार्केट साइज का ही है कि मार्केट प्राइस जो है इन टर्म्स ऑफ अनइनकम्बर्ड बेसिक सेल्स ऑफ टायर वॉज एस्टिमेटेड 8,000 करोड़ जो लास्ट ईयर में था, और चीप चाइनीज इम्पोर्ट अकाउंटेड फॉर 40% और 60% इन वॉल्यूम है। तो हम वॉल्यूम पे नहीं जाते हुए 40% पे जाएंगे, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है हम उधर कवर कर लेंगे, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 7 करते हैं एंड देन इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये लास्ट इलस्ट्रेशन है, ये हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, जब भी अगर नीड होगी प्रॉपर कैलकुलेशन की या प्रॉपर इसको नोट्स को रेफर करने की ज़रूरत होगी तब इसको स्प्लिट स्क्रीन कर लेंगे, अभी नीड नहीं है तो हटा देता है। ओके, चलो अब बस
एक पॉइंट है कि जहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7 के रिस्पेक्ट में कोई सा नोट हमने नोट उसमें डाला है कि नहीं डाला है, नोट्स में डाला है कि नहीं डाला है, एक्सट्रैक्ट इलस्ट्रेशन 7 ओके, वो फ्रेंचाइजी फीस वाला डाला है कि फ्रेंचाइजी फीस में जो है आपका कि एक्वायर्ड है परचेस, अगर आपने फ्रेंचाइजी परचेस करी है, अगर आपने फ्रेंचाइजी परचेस करी है तो 1,20,000 लिया जाएगा, वो आपकी एनुअल फीस नहीं लेंगे। इसको ही हमने ऊपर ले लिया था कि एनुअल फीस वोंट इंक्लूड हियर, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है ब्रांड वैल्यूएशन में ये पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट हमने लिया था। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं और देख लेते हैं इसमें कौन सा मेथड है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज़ हुआ था, वो इलस्ट्रेशन 6 हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में उधर कवर है। पीएम का क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 7 उसमें कवर है ये। और देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 में कौन सा पर्टिकुलर मेथड यूज़ होता है। ओके ओके, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17, so illustration number 7, during the financial year 16-17 Smart Limited had following transaction on 1 अप्रैल 2016 स्मार्ट लिमिटेड ने परचेस करा न्यू असेट। 1 अप्रैल 2016 को स्मार्ट लिमिटेड ने न्यू असेट परचेस करी 7,20,000 की। फेयर वैल्यू ऑफ ओके लिमिटेड आइडेंटिफाइबल नेट असेट, देखो नई असेट परचेस करी 7,20,000 की, फेयर वैल्यू ऑफ ओके लिमिटेड आइडेंटिफाइबल नेट असेट वॉज 3,44,000। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओके लिमिटेड आइडेंटिफाइबल नेट असेट तो 3,44,000 है। नई असेट परचेस करी 7,20,000 की, ठीक है। स्मार्ट लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ ओके लिमिटेड प्रोडक्ट, स्मार्ट लिमिटेड इज ऑफ द व्यू, क्या है उसका व्यू, दैट ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ ओके लिमिटेड प्रोडक्ट, क्या ओके लिमिटेड प्रोडक्ट की इतनी पॉपुलैरिटी है, द लाइफ ऑफ रिजल्टिंग गुडविल इज लिमिटेड। तो इज ऑफ द व्यू दैट ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ ओके लिमिटेड प्रोडक्ट द लाइफ ऑफ रिजल्टिंग गुडविल इज लिमिटेड। ओके 1 सेकेंड, इसमें गुडविल का भी एलिमेंट है, ठीक है, सो हमको वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक नई असेट परचेस करी है 7,20,000 की, फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट असेट है 3,44,000। अब स्मार्ट लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ ओके लिमिटेड प्रोडक्ट लाइफ ऑफ रिजल्टिंग गुडविल इज अनलिमिटेड। अब लिमिटेड मैंने बोल दिया था, अनलिमिटेड है, तो ड्यू टू पॉपुलैरिटी अब रिजल्टिंग गुडविल की लाइफ अनलिमिटेड है। अब देखो गुडविल की लाइफ हम 10 साल की लेते हैं अनलेस एंड अनटिल हमको कोई सिग्निफिकेंट एविडेंस या जैसे हम ए स्टडीड में बोलते हैं कि वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस, जैसे हमको जब कन्विंसिंग एविडेंस मिलते हैं तब जाके हम देखते हैं। तो सो व्हाट, ये कोई सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं है, सी ये सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं है, तो यही इसको इधर लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं है कि हम 10 साल से ज़्यादा की लाइफ इसकी ले लें। ये अनलिमिटेड इज़ अ क्रैप, रेड इसलिए ही मार्क करा था कि ड्यू टू पॉपुलैरिटी अगर हम बोल रहे हैं कि गुडविल अनलिमिटेड है तो नहीं, गुडविल की लाइफ तो हम 10 साल की लेंगे। चलो ये 1 अप्रैल 16 की बात है, ठीक है, स्टार्टिंग की बात है, मई 16, ठीक है, महीने भर बाद स्मार्ट लिमिटेड ने परचेस की फ्रेंचाइजी टू ऑपरेट बोटिंग सर्विस, परचेस करी फ्रेंचाइजी, इंटेंजिबल्स परचेस करे, ब्रांड की बात नहीं करो बट फिर भी इंटेंजिबल परचेस करे, टू ऑपरेट बोटिंग सर्विस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से परचेस की 1,20,000 की, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अगर देखा जाए तो 1,20,000 में परचेस किया है तो परचेस ऑफ फ्रेंचाइजी और एट एन एनुअल फी ऑफ 1% बोटिंग रिवेन्यू, जो भी रिवेन्यू उसका 1%, फ्रेंचाइजी एक्सपायर आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल की एक्सपायरी है। अब बोटिंग रिवेन्यू, ये बोटिंग रिवेन्यू के ऊपर है रादर देन ये जो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये बोटिंग रिवेन्यू का ऑपरेशन है रादर देन ये फ्रेंचाइजी फीस का, इसमें से कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। चलो अब बोटिंग रिवेन्यू जो है इसको हाईलाइट ही कर लो, ओके। तो बोटिंग रिवेन्यू 40,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17, तो रिवेन्यू 40,000 है। स्मार्ट लिमिटेड फ्यूचर प्रोजेक्ट रिवेन्यू 80,000 17-18 में, तो 16-17 17-18 फ्यूचर प्रोजेक्ट रिवेन्यू 1,20,000 फॉर 3 ईयर देयर आफ्टर। आती बात जुलाई की, तो 5 जुलाई 2016 स्मार्ट लिमिटेड ने वॉज ग्रांटेड अ पेटेंट, देखो इसमें पेटेंट, गुडविल भी आ गया, फ्रेंचाइजी भी आ गया, पेटेंट भी आ गया, ठीक है, तीनों चीज़ें कवर है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑन 5 जुलाई, तो मई के बाद जून आया, जून के बाद जुलाई, 5 जुलाई को स्मार्ट लिमिटेड वॉज ग्रांटेड अ पेटेंट ग्रांट किया, वॉज ग्रांटेड अ पेटेंट दैट हैज़ बीन अप्लाइड फॉर बाय ओके लिमिटेड। तो स्मार्ट लिमिटेड से हम कर रहे हैं, ठीक है, तो स्मार्ट लिमिटेड वॉज ग्रांटेड अ पेटेंट दैट हैज़ बीन अप्लाइड फॉर बाय ओके लिमिटेड ड्यूरिंग 16-17। स्मार्ट लिमिटेड ने इंकर करा लीगल कॉस्ट 1,02,000 तो रजिस्टर द पेटेंट एंड एन एडिशनल 1,70,000 टू सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट सूट अ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट सूट अगेंस्ट अ कॉम्पिटिटर।
तो उसने एडिशनल 1,70,000 और लगा टू सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट करा अ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट सूट अगेंस्ट अ कॉम्पिटिटर। तो उसको पेटेंट वॉज ग्रांटेड अ पेटेंट विच वॉज देयर हैड बीन अप्लाइड फॉर बाय ओके लिमिटेड। तो इसमें ही झगड़ा था, केस सुलझा, स्मार्ट लिमिटेड के 1,02,000 कॉस्ट लगी, एडिशनल 1,70,000 कॉस्ट लगी लीगल, ठीक है, सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट करने की। अब स्मार्ट लिमिटेड एक्सपेक्ट द पेटेंट इकोनॉमिक लाइफ 10 ईयर है, ठीक है। स्मार्ट लिमिटेड फॉलो द अकाउंटिंग पॉलिसी टू अमोटाइज ऑल इंटेंजिबल। अब उसको फॉलो करनी अकाउंटिंग पॉलिसी टू अमोटाइज ऑल इंटेंजिबल ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द मैक्सिमम पीरियड परमिटेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मैक्सिमम पीरियड तो 10 साल है। टेकिंग द फुल ईयर अमोटाइजेशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो क्या बोला, टेकिंग द फुल ईयर अमोटाइजेशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन के साल में फुल ईयर ऑफ अमोटाइजेशन होगा, ऐसा नहीं कि भैया बीच में एक्विजिशन है तो आधे साल का ही अमोटाइजेशन होगा। टेकिंग फुल ईयर अमोटाइजेशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो एक बात होती है गुडविल की, फ्रेंचाइजी की, पेटेंट की। 1 अप्रैल को जो है एक नई एसेट परचेस होती है 7,20,000 की, फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। अब देखो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट बोला है तो सिंपल सी बात है, हमको समझना पड़ेगा कि अनआइडेंटिफाइबल का बचा हुआ है पोर्शन। तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की तो 3,44,000 है, ठीक है। पॉपुलैरिटी से गुडविल को अनलिमिटेड बुक करना है। फ्रेंचाइजी की फीस का हमने बात कर ली है और वोटिंग रेवेन्यू की भी बात हो गई है। पेटेंट को एक्वायर करने में जो लीगल कॉस्ट लग गया है, कुछ एडिशनल कॉस्ट लग रहा था टू सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट पेटेंट इंफ्रिंजमेंट, ये हो गया। और पेटेंट की लाइफ 10 साल है। स्मार्ट लिमिटेड फॉलोज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब उसको एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी टू अमोटाइज ऑल इंटेंजिबल, कि सारे इंटेंजिबल को अमोटाइज करना है, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। सारे इंटेंजिबल्स को अमोटाइज करना ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द मैक्सिमम पीरियड परमिटेड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओवर द मैक्सिमम पीरियड परमिटेड बाय द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर द मैक्सिमम पीरियड अमोटाइज करना है। टेकिंग फुल ईयर अमोटाइजेशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। और एक्विजिशन के ईयर को भी फुल ईयर ऑफ अमोटाइजेशन माना जाएगा। सी अब शेड्यूल, अब हमको क्या करना है, एक शेड्यूल बनाना है शोइंग द इंटेंजिबल सेक्शन इन स्मार्ट लिमिटेड बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, शेड्यूल शोइंग इंटेंजिबल सेक्शन। एक शेड्यूल बनाना है जहाँ पे इंटेंजिबल सेक्शन की बात हो रही है। तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में आएगा, ये करंट एसेट में नहीं आएगा। अभी अपन ने एक्सट्रैक्ट में देखा, ठीक है, बता देता हूँ। ये शेड्यूल है, ये बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट, ओके। तो नॉन करंट एसेट आया और पीएनएल में, ये पीएनएल में ये अमोटाइजेशन एक्सपेंडिचर आया 88,800, ठीक है, ओके। तो शेड्यूल ऑफ रिलेटेड एक्सपेंडिचर, तो रिलेटेड एक्सपेंडिचर की तो बात होगी ही, ठीक है, वो हमको बताना है। तो इन्होंने क्या किया कि शेड्यूल ही बना दिया डायरेक्ट बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, और यहीं से तो उठाया है और पीएनएल का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये हमने कर दिया। बट कैसे करा, इसका कैलकुलेशन इधर है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको समझने में ईज होगा अगर हमको कंसेप्ट इसके पता है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो सबकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। वैल्यू निकालने के अपने अपने तरीके होते हैं, पर अब हम चलो सबसे पहले गुडविल से ही चालू करें। जब फेयर वैल्यू आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की 3,44,000 है, ठीक है। फेयर वैल्यू और किसकी, फेयर वैल्यू ऑफ ओके लिमिटेड। तो जब हम ओके लिमिटेड के एसेट को परचेस कर रहे हैं 7,20,000 में, तो सिंपल सी बात है यार, 7,20,000 में परचेस कर रहे हो, ओके लिमिटेड बोल रहा है मेरे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की फेयर वैल्यू तो 3,44,000 है, तो एक तरीके से 3,76,000 हमारी तो एसेट हो गई। तो गुडविल 3,76,000 हो गया। अब 3,76,000 है, गुडविल की लाइफ तो वैसे भी 10 साल लेंगे, ये हो गया 3,76,000, ये हो गया अमोटाइजेशन, ठीक है। चलो नोट्स टू अकाउंट में अमोटाइजेशन में गुडविल का डालो, ठीक है। और 3,70,000, ये 3,38,400, ये 3,38,400 इधर कर दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड पेटेंट की बात आती है, फ्रेंचाइजी की बात आती है। फ्रेंचाइजी की बात तो हम कर चुके हैं, 1,20,000 ही लेंगे। 1,20,000 डिवाइड बाय 5 करो, चलो। तो फ्रेंचाइजी 1,20,000, अमोटाइजेशन ओवर 5 है 24,000। तो 1,20,000 में से 24,000 माइनस किया, वैसे तो दे के रखा है बट फिर भी आप कैलकुलेट तो करो अपनी तरफ से। तो 96,000 है, चलो 24,000 इधर बताया, 96,000 इधर बताया, 96,000 और 24,000। फिर आती है बात लीगल कॉस्ट। तो लीगल कॉस्ट तो वही एक्वायर करने में, टाइटल को एक्वायर करने में जो कॉस्ट लगती है वो भी तो लेते हैं, ठीक है।
तो 1,20,000 प्लस 1,02,000 प्लस 1,70,000 2,72,000 है, ठीक है। 10 साल जाएगा, 10 साल तक 2 लाख तो 27,200 डालो इधर, 27,200 और पेटेंट में डालो 244,800, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब वही एक्सट्रैक्ट है कि बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में नॉन करंट एसेट में इंटेंजिबल आपने बता दिया 679200 टोटलिटी में, और P&L के एक्सट्रैक्ट में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपने बताया 40,000। ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आया? वो पहले साल का वाला बोटिंग रिवेन्यू, ठीक है, वो बोटिंग रिवेन्यू आया, उन्होंने बकायदा वो भी लिया और साथ ही साथ अमोटाइजेशन लिया, ठीक है। अमोटाइजेशन लिया 88,800। देखो हमसे ये नहीं पूछ रहे थे कि सिर्फ आपको अमोटाइजेशन की एंट्री करनी है या सिर्फ आपको इंटेंजिबल्स की एंट्री करनी है, वो तो बोल रहे थे कि एक शेड्यूल बना लो इस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को देखकर। तो देखो सबसे पहले आती है बात कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40,000 लेना पड़ेगा, ये तो दिमाग में भी नहीं आया था। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लेना पड़ेगा और अदर एक्सपेंसेस 400। ये अदर एक्सपेंसेस 400 किसके हैं, राइट? ये अदर एक्सपेंसेस 400 किसके हैं? अब आएगा इसमें पॉइंट की अदर एक्सपेंसेस 400, ओके। 40,000 बोटिंग रिवेन्यू का 1%, ये 400 बोटिंग रिवेन्यू का 1% अदर एक्सपेंसेस। तो अगर हम देखें तो अदर एक्सपेंसेस में फ्रेंचाइजी फीस आया 400, ये तरीके से अदर एक्सपेंसेस है ना। तो ये इसको हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, किसमें? पर्टिकुलर कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। एनुअल फीस को तो बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। एक्वायर करने में जो खर्चा है वो है, ठीक है, उसको हम इंटेंजिबल्स में ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है स्टडी मटेरियल ओवर किया। स्टडी मटेरियल में ओवर करने के बाद ये है सिंपल पर्टिकुलर चीज़ है कि पैरा 63 ऑफ AS 26 बोलता है कि इंटेंजिबल असेट देयर इज रिबटेबल प्रिजम्पशन दैट यूजफुल लाइफ 10 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। जो यूजफुल लाइफ वो 10 साल रहेगी, 10 साल से ज़्यादा की नहीं रहेगी, ठीक है। इफ़ लाइफ इज़ टेकन फॉर मोर देन 10 ईयर, अगर 10 साल से ऊपर की ले रहे हैं तो कंपनी शैल हैव डिस्क्लोज द सिग्निफिकेंट रीजंस फॉर द असम्पशन कि भाई 10 साल से ऊपर है तो बताओ क्या कारण है। सिग्निफिकेंट रीजन, देयर शुड बी अ सिग्निफिकेंट रीजन, देयर शुड बी अ कन्विंसिंग एविडेंस। अगर आपका सिग्निफिकेंट रीज़न नहीं हो पाएगा। पॉपुलैरिटी तो एक नहीं बेस होता है, ये एक रीज़न नहीं बनता है ये बोलने का कि चलो 10 साल से ज़्यादा के हम जो है हमारी गुडविल की लाइफ लेते हैं। तो ये गुडविल के बारे में बात कर रहा है कि सब पे बात कर रहा है, ये इंटेंजिबल एसेट पे ही बात कर रहा है, लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, नॉट ऑफ गुडविल। तो सिर्फ नॉट ऑफ गुडविल अलोन, ठीक है। तो गुडविल अलोन की बात करें, सबकी बात करें और ठीक है। However, this cannot be constituted as significant reason, therefore जो है OK लिमिटेड के प्रोडक्ट पॉपुलर है, this cannot be constituted as significant reason, therefore the assumption has not been taken into consideration। चलो इस तरीके से जो है हमने स्टडी मटेरियल के तो क्वेश्चन हमने कवर करे, ठीक है। अब हम PM के क्वेश्चन को कवर करते हैं। ओके, सो PM में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, ख्याल बनाओ कि फिर जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। सो जो है ये PM के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करने के बाद हम ना वो स्टडी मैटर वाला क्वेश्चन कर लेंगे। लंबा क्वेश्चन है वो भी, बट फिर भी वो देख लेंगे। काश FR में भी बॉन्ड वैल्यूएशन होता, पर FR में बॉन्ड वैल्यूएशन नहीं है, ब्रांड वैल्यूएशन है, तो इसका ध्यान रख लेना। और क्या ध्यान रखना है इसमें भी कुछ भी नहीं इसमें। चलो तो क्वेश्चन 9, एजाइल लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरर कम डीलर। तो एजाइल लिमिटेड तो क्या है? एजाइल लिमिटेड एक इज़ अ मैन्युफैक्चरर कम डीलर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए 8 मई 19, नवंबर 20, मई 15, मई 17, हर जगह ही दे के रखा है ये तो, ठीक है। अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है। एजाइल लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरर कम डीलर ऑफ आर्ट ऑफ ब्रांड ऑफ ट्राउजर। तो एजाइल लिमिटेड एक ना जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर कम डीलर ऑफ आर्ट ऑफ ब्रांड, तो लेवाइस ब्रांड मान देते हैं हम। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स ब्रांड हैज़ बीन वेल एक्सेप्टेड इन द मार्केट एंड द कंपनी हैज़ बीन अप्रोच बाय अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चर करती है बाकायदा लेवाइस ब्रांड, और कंपनी हैज़ बीन अप्रोच बाय फॉरेन कंपनी इंगेज इन द सेम ट्रेड। फॉरेन कंपनी भी उसी ट्रेड में इन्वॉल्व है टू एंटर एज अ पार्टनर, कि चलो हम ऐसा करते हैं, हम पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है ना। अब अजाइल इन ऑर्डर टू नेगोशिएट द डील वांट्स टू गेट इट्स ब्रांड वैल्यूड। अब अजाइल बोला क्या ये डील को नेगोशिएशन करने से पहले, तो इन ऑर्डर टू नेगोशिएट द डील वांट्स टू गेट इट्स ब्रांड वैल्यूड एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन मार्केट रिसर्च इज अवेलेबल। मार्केट रिसर्च करी और मार्केट रिसर्च से इसको जो है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई। सबसे पहले गारमेंट इंडस्ट्री ऑफ विच अजाइल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो अब अजाइल जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, तो गारमेंट इंडस्ट्री ऑफ विच अजाइल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो। देखो इंडस्ट्री की ग्रोथ है 9%, ठीक है। तो समझो इंडस्ट्री की ग्रोथ है 9% पर एनम ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर।
ये 9% जो ग्रोथ है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर है, ध्यान रखना ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। अब द प्रेजेंट मार्केट साइज, अभी तो मार्केट साइज इंडस्ट्री का, इसका मार्केट कैप देखे तो 7,500 करोड़ है, ठीक है, 7,500 करोड़ है। अगले 5 साल में, ठीक है, अगले 5 साल में ये 9% बढ़ जाएगा। अब अगले 5 साल में 9% पर एनम, तो यू अगर ग्रोथ बाय 9% दे के रखता हो, ड्यूरिंग दे के रखता ना, तो वो फिर वो पर एनम इधर दे के रखा है। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि ड्यूरिंग द 5 ईयर्स मतलब 9/5 करना पड़ जाता है, इससे 1.8% होता है। इधर तो मार्केट साइज हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो 7,500 करोड़ का कैप है, 9% से बढ़ रहा है। देयर आर अदर ब्रांड्स लाइक नेशनल इंटरनेशनल इन द मार्केट, और गारमेंट इंडस्ट्री में अदर ब्रांड भी थे, ये तो अपन ने मार्केट की बात कर ली। तो अदर ब्रांड, द एग्जिस्टेंस ऑफ डुप्लीकेट ब्रांड इज अनअवॉइडेबल, वो भी है। द शेयर ऑफ सच प्लेयर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 63% ऑफ टोटल इंडस्ट्री मार्केट। 63% अदर फालतू के लोग हैं, ठीक है, 40, ठीक है। अब ये जो 63% है अदर लोग, द मार्केट शेयर ऑफ अदर नेशनल ब्रांड विल इंक्रीज। अब ये ना पर ईयर बेसिस पे 0.25 बढ़ने वाले, प्लस 0.25% बढ़ने वाले अदर लोग, अदर नेशनल ब्रांड, मतलब कि हमारे ब्रांड के अलावा अदर नेशनल ब्रांड इंक्रीज होने वाले 0.25% से। अभी तो हम नेटिंग पे चलेंगे, 0.25% से बढ़ने वाले ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इंटरनेशनल ब्रांड का भी शेयर 1.5 टाइम्स हो जाएगा, इज एक्सपेक्टेड टू बी 1.5 टाइम्स ऑफ नेशनल ब्रांड। अब 1.5 टाइम्स ऑफ नेशनल ब्रांड है, मतलब कि अगर नेशनल ब्रांड 0.25 से इंक्रीज हो रहा है, तो 0.25 अगर ये बढ़ रहा है तो 1.5% ये भी 1.5 टाइम ये भी बढ़ेगा, तो 0.25 इंटू 1.5 तो हो गया 0.375, तो 0.375 तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। बट द एग्जिस्टेंस ऑफ डुप्लीकेट ब्रांड विल बी फॉल बाय 2.5% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। चलो, एक ये है कि 2.5% से ये कम हो रहा है, मतलब कि 0.25% हमारा बढ़ा, ठीक है, इसको इंटू करा 1.5 तो 0.375, 0.25 हमारा वो बढ़ा, दूसरा ब्रांड बढ़ा, 0.375 भी बढ़ा, पर हमारा जो है डुप्लीकेशन वाला ब्रांड है वो 2.5 से कम हो गया। तो एक तरीके से 1.875 जो है कम हो रहा है, 1.875 अदर ब्रांड्स का स्टेक कम हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब देखो क्या बोल दिया मैंने, जो ये कैलकुलेशन करा है, ये कैलकुलेशन इस तरीके से किया है कि 0.25 ईयर टू ईयर बेसिस पे है। अब इधर जो बात करी थी ये 0.25% ईयर टू ईयर बेसिस पे था, शेयर ऑफ नेशनल ब्रांड भी 1.5%, ये भी ईयर टू ईयर बेसिस पे था। अभी 2.5% तो वैसे भी लग रहा था कि 2.5% ना कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज हो गया, सब डेसिमल में चल रहे हैं और ये 2.5% है, बट ये 2.5% ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर, स्प्रेड इक्वलिटी 2.5 डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा हमको, ये 0.5 है। तो हमने क्या करा, 0.25 हमारा बढ़ रहा था स्टेक, प्लस 0.375 भी स्टेक बढ़ रहा था, पर 0.5 कम हो रहा था। तो एक तरीके से देखा जाए 2.5 डिवाइड बाय 5 किया तो 0.5 कम हो रहा था, एक तरीके से 0.125 बढ़ रहा है। 0.125 दूसरे लोगों का स्टेक बढ़ रहा है, हमारे ब्रांड के अलावा दूसरे लोगों का स्टेक बढ़ रहा है, और हमारा ब्रांड एक तरीके से कम हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 0.125 ही हुआ है क्या कैलकुलेशन, तो 0.125 ओके, इधर कैलकुलेशन में 0.125 ही आया है, ठीक है। अब ठीक है, अब ये हमारा कैलकुलेट हो गया। द एक्सपेक्टेड फॉरेन पार्टनर नीड द प्रोडक्शन लाइन ऑफ द कंपनी, द एक्सपेक्टेड फॉरेन पार्टनर नीड द प्रोडक्शन लाइन ऑफ द कंपनी टू बी री इंजीनियर विच विल लीड टू इंक्रीज इन द यील्ड। तो जो एक्सपेक्टेड फॉरेन पार्टनर है, नीड द प्रोडक्शन लाइन ऑफ द कंपनी टू बी री इंजीनियर, उसको लग रहा है कि प्रोडक्शन लाइन जो है कंपनी की वो री इंजीनियर होनी चाहिए, विच विल लीड टू इंक्रीज इन द यील्ड, वो इससे यील्ड इंक्रीज हो जाएगा बाय 3% आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर ना, पहले तो 1 साल तक तो नॉर्मल देगा, फिर 3% से बढ़ जाएगा ओवर द प्रेजेंट यील्ड। तो प्रेजेंट यील्ड अभी 10% है, ठीक है। फॉलोड देयर आफ्टर बाय फर्दर इंक्रीज ऑफ 5%, तो 3% से बढ़ेगा आफ्टर 1 ईयर ओवर द प्रेजेंट यील्ड। फॉलोड देयर आफ्टर, उसके बाद 5% से बढ़ेगा। सी, तो हम फटाफट में उसको बोल देता हूँ, क्या बोल रहे हैं ये कि भैया मैन्युफैक्चर कम डीलर है, जीन्स बनाता है, एक्सेप्ट उसका ब्रांड को एक्सेप्ट किया है मार्केट में, फॉरेन कंपनी आई है, सेम ट्रेड में है, आपसे कांटेक्ट करना चाहती है, गारमेंट इंडस्ट्री ग्रो करिए 9% पर एनम से, मार्केट साइज है 7500 करोड़। दूसरे मेरे ब्रांड के अलावा दूसरे अदर नेशनल ब्रांड्स है, इंटरनेशनल ब्रांड्स और जो भी है डुप्लीकेट ब्रांड्स है, इनका स्टेक पूरा बता दिया, मतलब मेरे अलावा वाला, इसकी हमने नेटिंग करके निकाल दिया कि 0.125% इनका स्टेक बढ़ रहा है, ठीक है। और ये एवरी ईयर बढ़ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। फिर आती बात की जो है फॉरेन पार्टनर जो है उसको री इंजीनियरिंग करनी है प्रोडक्शन लाइन, ठीक है, री इंजीनियरिंग करनी है प्रोडक्शन लाइन ऑफ द कंपनी,
तो ऐसे केस में जो है यील्ड इंक्रीज हो जाएगा बाय 3% आफ्टर 1 ईयर एंड देन 5% से फर्दर इंक्रीज हो गया ईयर ऑन ईयर, ठीक है। अब ये पॉइंट है कि 10% का 3% निकालना है कि 10 + 3 15 + 5 18 करके हुए निकालना है, अभी हम उसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले यील्ड का भी फटाफट देख लेते हैं कि 10 + 3 13, ओके 10 + 3 13 + 5 18 ऐसे ही चलेगा। तो एड ऑन में एडिशन में रहेगा, ठीक है ना, एडिशन में रहेगा। तो 10 का 3% तो बिल्कुल भी नहीं है, 10 का 3% नहीं है, 10 + 3% है, ठीक है। सो अब हम समझते हैं क्या बोल रहे हैं। फॉलोइंग द मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच डिटरमाइन द ब्रांड वैल्यू टू बी यूज्ड फॉर नेगोशिएशन विद द फॉरेन कंपनी। तो आपको नेगोशिएशन करना है तो वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो की हमने जो बात करी थी, ठीक है, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करना है, ठीक है। तो इंक्रीज इन अदर्स मार्केट शेयर जो अभी हमने बात करी ली है, तो वो पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इंक्रीज हो रहा है 0.125%, हैंस मार्केट शेयर ऑफ एजाइल लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज 0.125 एवरी ईयर ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ 37%। अभी करंट लेवल कितना है 37%, वो कैसे समझ में आया, वो कैसे समझ में आया 37% है, क्योंकि 63% द शेयर ऑफ सच प्लेयर्स मतलब कि जो ऊपर की बात करके रखी है, नेशनल इंटरनेशनल डुप्लीकेट, सच प्लेयर का शेयर है 37%, 63%, 100 - 63 मेरा शेयर है 37%। अब 37% से मेरा 0.125 खत्म होने वाला है, ठीक है। गारमेंट इंडस्ट्री तो जो है हमारी 7500 करोड़ की है, पर अच्छा हुआ ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ 5 साल का है, ठीक है। चलो करते हैं इसमें। अब मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच की उन्होंने पूछ लिया कि मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच होता क्या है, ठीक है, तो मैटर नहीं करता मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मार्केट अप्रोच ब्रांड वैल्यूएशन, तो सबसे पहले हर साल इंक्रीज होना है, ठीक है। तो 7500 का 10% सॉरी 9% इंक्रीज है, तो 9% इंक्रीज करके 5 साल तक तो आप इसको इंक्रीज ही करते रहो। जब 5 साल तक इंक्रीज करोगे तो आपकी मार्केट साइज आ गई, ठीक है, इंडस्ट्री की। आपका शेयर भी जो है, अब ये जो शेयर है वो आपका 37%, ठीक है, वो लास्ट ईयर मार्केट शेयर था कि करंट ईयर का मार्केट शेयर था। मतलब कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ईयर 1 पे हमको 37 लेना चाहिए कि 37 के अंदर 0.125% माइनस करके लेना चाहिए। 37 - 0.125 ये 36.875 लेना चाहिए। इन्होंने 36.875 लिया है ये बोलते हुए क्योंकि ये 37% और जो है मार्केट शेयर जो हमारा है 75 करोड़ वो लास्ट ईयर का है। देख लेते हैं कैसे पता चला कि लास्ट ईयर का है। अब देखो प्रेजेंट मार्केट साइज ऑफ इंडस्ट्री तो 7500 करोड़ है, मतलब कि अभी की स्थिति पूछ रहे हैं वो। तो सिंस वो अभी की ही सिचुएशन थी तो इसलिए उसको बढ़ाना तो पड़ेगा। मार्केट प्राइस आपका जो है 5 साल तक बढ़ता रहा। अब ये ईयर 1 का एंड ही है, देखो ईयर 1 बोलते मतलब ईयर 1 के एंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 बढ़ता गया, मार्केट शेयर भी था और इससे मार्केट शेयर निकल गया। ये मार्केट शेयर परसेंटेज में था, ये मार्केट शेयर आ गया। अब मार्केट शेयर आ गया, अब प्रॉफिट भी हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था 10%, 13%, 18%। तो हमारा ये भी प्रॉफिट जो है जो बढ़ रहा था। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रॉफिट आया इससे, और डिस्काउंट फैक्टर लगा के डिस्काउंटिंग कैश फ्लो आ गया। तो 244.43 हमारा ब्रांड वैल्यू आ गई एंड द मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच। अब देखो ये मैंने ऐसे बता दिया, बट हम जब सॉल्व करें तो हमको सॉल्व भी तो करना है। तो वही है 7500 का 109% सबसे पहले 8175 करोड़ आ गया। अब 8175 करोड़ हमारा मार्केट शेयर है। क्या करें मार्केट शेयर का, इसे 2-3 साल का हम करके देखते हैं। मार्केट शेयर का है, अब इसमें मार्केट शेयर तो 37 - 1.125, ठीक है, डिवाइड बाय 100 क्योंकि हमको निकालना है हमारा क्या है शेयर। ये हमारा आया 3014.53। अब 3014.53 तो उसका 13% कैलकुलेट करना पड़ेगा। 13% नहीं, इधर 10% लिया। अब इधर इन्होंने 10% क्यों लिया, 13% क्यों नहीं लिया, अब समझते हैं इन्होंने 10% क्यों लिया। देखो क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर 1 ईयर, तो फर्स्ट ईयर का तो ये आफ्टर 1 ईयर 13% है, अभी तो 10% है ना, फर्स्ट ईयर का 10% है, लिख दें आफ्टर 1 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर है 30%, अभी तो हम लेंगे 10%। तो ये हमारा 10% आया है, ये हमारा प्रॉफिट आया और डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 साल का और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो आ गया। चलो 8175 जो है हमारा, तो ये इसमें वापस 109%, ठीक है, 8190.25 आया। ये है अब 36.875। सी ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा एक बार में ये फॉर्मेट में, तो ये तो डाल ही देना। ये 3 चीज़ें तो आप कर ही देना, ठीक है, कि बार बार भूलने में नहीं आए। तो ये 3 चीज़ तो आप लिख ही लेना पहली फुर्सत में, ठीक है। बाकी वो ये 10, 13, 18%, तो इधर भी था हमारा 8910 ठीक है 75 और 36.875 36.8
36.75 माइनस 0.125, 36.75। ये जो 36.75 है, 36.75 बाकायदा ये किस पे कैलकुलेट हुआ, ये कैलकुलेट हुआ हमारा 8910.75 पे, आया 3274.70। अब यही बात है 3274.70 जो भी आया, इसमें जो प्रॉफिट होगा वो तो 13% होगा। ये प्रॉफिट है 13%, इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 2 साल का, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1.13। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, दे के रखा है 0.826, ठीक है। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करा और इसे डिस्काउंटिंग सॉरी, अब तीसरे साल का लास्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो है 8910.75। इसमें वही है कि 109%, ये है 9714.8975, तो 8910.75 को 109% से मल्टीप्लाई किया तो 9712.72 आया बाकायदा। इसमें फिर हमारा शेयर देखना पड़ेगा कि यार 36.75 से 0.125% कम हुआ है तो 36.65 हुआ है, तो 9712.72 में से 36.625% कैलकुलेट किया तो 3557.28 आया। ये जो है ये मार्केट शेयर है। अभी ये हो गया होगा 18%, क्योंकि एक साल बाद तो 5% से बढ़ा है, तो इसका 18% कैलकुलेट किया 640.31, और 640.31 3 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ये आया हमारा। इस तरीके से चौथे साल में भी 109% बढ़ा, पाँचवें साल में भी 109% बढ़ा, और फिर 0.125 इधर कम हुआ, मार्केट शेयर हमने निकाल लिया। जितना भी कम हुआ, जैसे भी कम हुआ, हमने मार्केट शेयर निकाला, बाकायदा ये मार्केट शेयर आया। मार्केट शेयर में हमने प्रॉफिट रेट को मल्टीप्लाई किया 18 + 5 + 5, ऐसे 23%, 28% ऐसे कैलकुलेट हुआ। जो भी प्रॉफिट आया डिस्काउंटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जो है हमने ये निकाला हमारा ब्रांड वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच से ब्रांड वैल्यू हमारी ओवर हुई है। और मार्केट वैल्यू का थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच का दिस मेथड इज मच आउटवर्ड लुकिंग एंड एम्फेसाइज ऑन द मार्केट फोर्सेस एंड कंपटीशन। ये थोड़ा सा आउटवर्ड लुकिंग है, ठीक है, और ये मार्केट फोर्सेस एंड कंपटीशन पे ध्यान देती है। ऐसा नहीं कि जितना कॉस्ट लगाए वही आपकी वैल्यू है, कि डेवलपमेंट और एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन कॉस्ट है तो जो है यही है सब। उसके अलावा इसमें थोड़ा सा आउटवर्ड अप्रोच है, एम्फेसिस ऑन द मार्केट फोर्सेस एंड कंपटीशन टू अराइव एट द ब्रांड वैल्यू। दिस मेथड रिक्वायर वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। इसके लिए मार्केट की समझ होना जरूरी है। एक तो कि आपका मार्केट साइज़ कैसे निकालोगे, मार्केट शेयर कैसे निकालोगे, ठीक है, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, तो गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट होना ज़रूरी है, ठीक है। और तो इसमें अगर हम ब्रांड वैल्यू निकालें तो क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्यूमुलेटिव मार्केट साइज इन द नेक्स्ट 10 ईयर माइनस क्यूमुलेटिव मार्केट ऑफ शेयर, क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ मार्केट शेयर इंजॉय बाय अदर ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट से इन द नेक्स्ट 10 ईयर। क्या बोल रहे हैं कि ब्रांड वैल्यू इधर कैसे निकलेगी कि डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ये तो होता ही होता है। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर करके हमको बस प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इससे हमारा प्रॉफिट निकलेगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज आप मान लो, ठीक है, और डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या बोला है, क्यूमुलेटिव मार्केट साइज इन नेक्स्ट 10 ईयर, मेरे 10 साल में, मेरा अगले 10 साल में ये इतना मार्केट साइज है। क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ मार्केट शेयर इंजॉय बाय अदर ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट। अब इस शेयर में से, ठीक है, ये मेरा मार्केट साइज है, ठीक है, ये मेरा मार्केट साइज है, ठीक है, एक बड़ा बॉक्स मेरा एक मार्केट साइज है 10 साल में। अब जो अदर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनका मार्केट शेयर छोटा होगा मेरे से, क्योंकि वो अदर ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड शेयर है, तभी तो मेरा ब्रांड है। तो वो नॉन ब्रांडेड और अदर ब्रांडेड शेयर है, वो छोटा होगा, तो वो जो डिफरेंस है वो 10 साल बाद का मेरा ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, ब्रांड रिवेन्यू है, या हम ऐसा बोल सकते हैं। उसमें से जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लगाया हमने, ठीक है, तो वो हो सकता है कि मेरा एज है, ये मेरा एज है, जो ये डिफरेंस है ना, ये मेरा एज है, इस पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लगाया और फिर हमने इसको डिस्काउंट कर लिया, तो हमारी एक तरीके से ब्रांड वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल तरीका था, पर वो है स्टेटमेंट फॉर्म में थोड़ा सा ज़्यादा वो बड़ा दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने ब्रांड वैल्यू के जो है क्वेश्चंस को ख़त्म किया है। होप सो आपको ब्रांड वैल्यूएशन समझ में आ गया होगा, एंड हमने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है। और सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन है जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन था, जो हमने काटा था, ठीक है। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं।
अब देखो इसमें भी जो है डेटा दे के रखा है आपको, 10 साल का डेटा दे के रखा है, और वही है कि टायर इंडस्ट्री लार्ज एरिया में होल ऑफ द इंडिया में वो ग्रो करेगी 5% से फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। इधर तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा है कि 3 साल तक ग्रो करेगी, तो 5%, ये 5%, 5%, 5%, फिर 7%, फिर 7% देयर आफ्टर। मार्केट साइज है जो वो 8,000 करोड़ है लास्ट ईयर, अभी लास्ट ईयर बोल के रखा है, और दिस इंक्लूड रफली 10% फेक ब्रांड है, और ठीक है 10% फेक ब्रांड है, और मार्केट शेयर ऑफ दिस सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज बाय 0.5%। और ये जो सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट का 0.5% बढ़ने वाला है। चीप चाइनीज़ इंपोर्ट जो है वो 40% ले लेते हैं, ठीक है, तो मार्केट साइज़ का 40% तो इनके पास है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि टायर इंडस्ट्री है, सबसे पहले रफ लिमिटेड यूज़ करा है टू हैज़ हायर्ड द मार्केट कंसल्टेंसी फर्म। ये मार्केट कंसल्टेंसी फर्म करेगी, ठीक है, वो मार्केट रिसर्च करेगी एंड प्रोवाइड डेटा रिलेटिंग टू टायर इंडस्ट्री फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। तो ये है कि टायर इंडस्ट्री इन द टारगेट एरिया दैट इज़ होल ऑफ द इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। पहले तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ठीक है, 5% से, उधर 9% है, इधर 5% है, और 5% से भी 3 साल, फिर 7% से रेस्ट, ठीक है। मार्केट साइज है इन टर्म्स ऑफ अनइनकम्बर्ड बेसिक सेल वॉज एस्टिमेटेड 8,000 करोड़, ये 8,000 करोड़ है, डोमिनेटेड बाय मीडियम और लार्ज प्लेयर। दिस इंक्लूड रफली 10% फेक ब्रांड, ये 10% फेक ब्रांड है। मार्केट शेयर ऑफ दिस सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज 0.5%, अब ये 0.5% बढ़ने वाला है। चाइनीज़ इंपोर्ट 60% ऑफ वॉल्यूम में 40% ऑफ बिजनेस है, हम तो 40% लेंगे, तो 10% फेक है, 40% चाइनीज़ इंपोर्ट है, ये भी इंक्रीज होगा 0.25% ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ठीक है। अब 0.25% ओवर द नेक्स्ट डिकेड, क्या किया इन्होंने 0.25% ओवर द नेक्स्ट डिकेड, मतलब इन्होंने चलो ठीक है इसको इतना वो नहीं किया इन्फोसिस, तो 0.2 इंक्रीज बाय 0.25% ओवर द नेक्स्ट डिकेड। अदर लार्जली प्लेयर रफली जो है 34% है, तो 40, 10, 50 और ये 34%, 84% तो ऐसे ही हो गया, हमारा 16% हुआ, ठीक है। अब ठीक है, अब विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी गो डाउन बाय 5% ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर, ये ओवर द नेक्स्ट डिकेड, वही ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर, तो ये भी 5% से डाउन होने वाला है, ये 5% से डाउन होने वाला है, -0.5% ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो अब देखो इधर पर एनम की बात नहीं करी, पर फिर भी पर डिकेड की बात करी, ओवर द डिकेड, ओवर द डिकेड, ओवर द डिकेड, ठीक है। तो 0.5 प्लस 0.25 माइनस 0.5, तो ऐसे करते हुए 0.25 आ रहा है इंक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्केट शेयर वो 0.25% है। हैंस मार्केट शेयर ऑफ रफ यूज लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉल बाय पॉइंट। अब कायदे से देखा जाए तो मैं वापस से पीएम के क्वेश्चन में आया हूँ, इसने भी 2.5% ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स बोला है, 0.25% ईयर टू ईयर बेसिस बोला, इधर चलो चलेगा 1.5 टाइम्स भी ओके, ये इधर 2.5 टाइम्स ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर स्प्रेड इक्वली। ये स्प्रेड इक्वली ने ना पूरा गेम चेंज कर दिया। तो हमने क्या समझा कि मार्केट साइज हमने 5% और 7% हमने देखा, ठीक है, मार्केट प्राइस 5% एंड 7%, क्योंकि 5% 3 साल था, इन द नेक्स्ट 3 ईयर 5% था, फिर उसके बाद से वो 7 ईयर्स है, तो 3 साल था 5%, फिर 7 ईयर्स, फिर 0.25%, ठीक है, 0.25% है जो 0.25% है, 0.25% जो है एवरी ईयर फॉल हो रहा था, तो हमने 0.25% से एवरी ईयर फॉल करा। मार्केट शेयर ऐसे में हमने निकाल लिया, क्योंकि मार्केट साइज और मार्केट शेयर से हमने अमाउंट में निकाल लिया। जब बात आती है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो एग्जिस्टिंग जो 8% है, तो कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और स्टार्ट यील्डिंग रिजल्ट इन 2 ईयर्स टाइम, 2 साल में, ठीक है, वो BPR खत्म हो जाएगा आपका और बेटर प्रॉफिट आने लगेंगे। एंड द इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी बाय 3% फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 8%, वो 8% से 3% और 8% में 3% और ऐड हो जाएगा, तो ऐसे करते हुए 11% आएगा। तो 2 साल तक की बात है, फिर 11% आएगा, क्योंकि 2 साल तक BPR चल रहा है। डिस्काउंटिंग फैक्टर से आपका जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया। सिंस इसका कैलकुलेशन हमने पहले भी पढ़ कर चुके थे, तो इस तरीके से हमको इसका कैलकुलेशन करना है। पहले साल का मैं आपको करके बताता हूँ कि 8 लाख है, 8 लाख का 8,000 है, 8,000 का 5% जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, 8400 है, और मार्केट साइज हमारा 16% से 0.25% माइनस होगा, तो इंटू 15.75%,
1323 आया। अब 1323 जो है वो हमारा मार्केट शेयर है। ये जो मार्केट शेयर है इसमें जो है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इसका 8% है, क्योंकि 2 साल तक 8% रहेगा। तो ये 8% हमारा शेयर आया, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए डिस्काउंटिंग कैश फ्लो आया। इस तरीके से जो है ब्रांड वैल्यू ऑफ रेफ्यूज लिमिटेड अंडर मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच वो 98.17 करोड़ है। वो इस तरीके से क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। वो स्प्रेड इक्वली का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं हम कि स्प्रेड इक्वली बोला है तो डिवाइड बाय 5 करा है, अदरवाइज डिवाइड बाय 5 नहीं करते। सो स्प्रेड इक्वली बोला है तो डिवाइड बाय 5 करा है, अदरवाइज हम डिवाइड बाय 5 बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। ठीक है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज दे के रखा है और ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स दे के रखा है, तो कायदे से तो परसेंटेज वो ही होता है पर एनम। बट वही बात आ जाती है, अगर स्प्रेड इक्वली आगे और स्पेसिफिक दे के रखा है मतलब वो पूरे 5 साल का है, ठीक है। सो हमको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सो इस तरीके से हमारा ब्रांड वैल्यूएशन ओवर हुआ। इसके रिस्पेक्ट में हमने अराउंड 5-6 क्वेश्चन करे हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन में क्लैरिटी आ गई होगी। और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ एफआर के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।